जी अस्सलाम वालेकुम। क्या से आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 88। आज के लेक्चर में प्रैक्टिस क्वेश्चन होम असाइनमेंट आपको दी गई थी। चैप्टर 4 दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े थे। होम असाइनमेंट दी गई थी। कितने स्टूडेंट्स ने रिटर्न होम असाइनमेंट किया है? हाथ भाई, होम असाइनमेंट किया है? शर्म तो नहीं आती थी? होम असाइनमेंट नहीं बैठे चाय क्लास में बैठ के चाय पीता है। कितने स्टूडेंट ने असाइनमेंट की है? हाथ उठाइए जरा। नहीं यार, साथ ले कोई बात नहीं यार। कोई प्रॉब्लम? असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है? पक्का इजी क्वेश्चन थे, डिस्कशन की जरूरत तो नहीं है। ऑनलाइन मेरे स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। व्हाट्सएप ग्रुप में उसे चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा हुआ ऑन, प्रोजेक्टर हुआ ऑन, ब्लिंक कर रहा। ये इसको जरा ऑन कर दें, ऑन नहीं हो रहा मेरे से। हाँ जी, हो गया जी, चलिए ठीक है, हो गया जी, हो गया। चलिए नेक्स्ट, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था टेक्नोलॉजिकल सिस्टम में। हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिजनेस में इम्पैक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे, बिजनेस स्ट्रक्चर पे, और किस तरीके से बिजनेस काम करते हैं उनके ऊपर आईटी का क्या इफेक्ट था, ये स्टडी किया। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि टिपिकल आईटी सिस्टम जब कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही हो तो उसे किस तरह के थ्रेट फेस करना पड़ते हैं। यानी देखिए, हर सिस्टम, चाहे वो मैनुअल सिस्टम हो चाहे आईटी बेस्ड सिस्टम हो, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का रिस्क रहता ही है। दुनिया का कोई भी बेहतरीन सिस्टम भी आप अगर अडॉप्ट कर लें, उसमें भी कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी होती हैं। तो डेफिनेटली आईटी सिस्टम के हमने इतने बेनिफिट स्टडी किए हैं, इसने हमारे बिजनेसेस को सिग्निफिकेंटली चेंज किया है, इंप्रूव भी किया है, लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ रिस्क भी हैं जो कि पास कीजिएगा, रिकॉर्डिंग पास करने वाले हैं। तो आईटी सिस्टम ने जहां हमारे बिजनेसेस को इम्प्रूव किया है, वहीं पे कुछ हमें स्पेसिफिक रिस्क भी फेस करना पड़ते हैं जो आईटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर या सिस्टम या रिसोर्सेज से रिलेटेड होते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में हम यही स्टडी करेंगे कि उन आईटी से रिलेटेड कौन से थ्रेट्स किसी भी बिजनेस को फेस करना पड़ते हैं, थ्रेट्स, और फिर उनसे रिलेटेड कंट्रोल्स, यानी उन थ्रेट को एड्रेस करने के लिए कंट्रोल्स या पॉलिसीज क्या किसी भी बिजनेस को अडॉप्ट करनी चाहिए, वो स्टडी करेंगे। थ्रेट्स नेगेटिव चीज है, कंट्रोल पॉजिटिव चीज है। ठीक है, ये शायद थ्रेट आपने इसके अलावा और सब्जेक्ट्स में भी, किसी सब्जेक्ट्स में, एक दो सब्जेक्ट्स में स्टडी किए हो, थ्रेट्स या कंट्रोल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिस्क इन आईटी सिस्टम। पहला रिस्क ह्यूमन एरर। क्या मतलब? इंसान, भाई अल्टीमेटली किसी न किसी लेवल पे आईटी को इंसान ही ऑपरेट कर रहा होता है, तो गलती इंसान, आपको पता है, खता का पुतला है। सबसे पहला एरर यही ह्यूमन एरर, कि इंसान जो उस सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है वो गलती कर सकता है। जैसे अगर आपने फाइनेंसिंग के लिए, अकाउंट्स प्रिपरेशन के लिए कोई आईटी सिस्टम अगर बाय किया भी है, स्टिल चांसेस है कि जो पर्सन सेल्स ट्रांजैक्शन वगैरह रिकॉर्ड कर रहा होगा, वो डाटा एंटर करते हुए कोई गलती कर दे, एक जीरो कम ज्यादा हो जाए, ये ह्यूमन एरर है। एक्सीडेंटली कोई फाइल हो सकता है डिलीट हो जाए उससे, ये ह्यूमन एरर है। या अनप्रोटेक्टेड सिस्टम के सिस्टम में वो पासवर्ड लगाना भूल जाए, या पासवर्ड उसने लगाया इजी पासवर्ड, ये सारे थ्रेट्स हैं कि जिनकी वजह से नुकसान पहुंच सकता है सिस्टम को। टेक्निकल एरर, जैसे ग्लिचेस आ सकते हैं हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, कम्युनिकेशन। जैसे अगर कोई ग्लिच आया और जो हमारे पिछले साल की जितनी भी ईमेल्स थी सर्वर पे पड़ी हुई, सारी की सारी डिलीट हो गई, अब कोई रिकॉर्ड नहीं है किस कस्टमर के साथ क्या कम्युनिकेशन की। या हो सकता है ग्लिच आए और हमने जितना भी आधे घंटे का काम किया है वो सारे का सारा डिलीट हो जाए, सेव ना हो सके किसी वजह से। तो टेक्निकल ग्लिच का मतलब टेक्निकल एरर आ सकते हैं आईटी में किसी भी वक्त। आपको तो बात ऐसा होता है, कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो, अचानक बगैर किसी नॉन रीजन के कंप्यूटर काम करना छोड़ देता है, वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करता, रीस्टार्ट करना पड़ता है। फिर ये टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं। तो किसी भी आईटी सिस्टम में टेक्निकल ग्लिच आ सकते हैं, उनकी वजह से बाज़ औक़ात हमें हो सकता है कोई नुकसान ना फेस करना पड़े, बाज़ औक़ात बड़ा नुकसान भी हो सकता है।
नेचुरल डिजास्टर, फ्लड वगैरह, फायर, आग लगने से, सैलाब आने से सिस्टम सारा खराब हो सकता है। सर्वर रूम में आग लग गई, सारा डाटाबेस जितना भी हमने रिकॉर्ड बैकअप क्रिएट किए हुए थे वो सारे के सारे ज़ाया हो गए। ये नेचुरल डिजास्टर है। सैबोटेज, थेफ्ट या टेररिस्ट अटैक, टेररिस्ट हो सकता है, हैकर, टेररिस्ट या हैकर, वैसे हैकर एक अलग से उसने डिस्कस किया है। टेररिस्ट हमारे सिस्टम में कोई वायरस ऐड करके रैंसमवेयर वगैरह वो हमसे पैसे मांग सकते हैं, ठीक है, या हमारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वायरसेस कोई हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्लो डाउन कर सकते हैं। हैकिंग, हैकर सिस्टम में से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकाल के उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं जनरल पब्लिक को, या सेल कर सकते हैं ब्लैक मार्केट में इसको। बाज़ औक़ात बैंकिंग सिस्टम में ऐसे होता है कि बैंक के सिस्टम को अटैक करके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकाल के हैकर्स उसे सेल करते हैं क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन को। और बिल्ट इन एरर्स इन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में हो सकता है बिल्ट इन एरर्स हो कि उसमें पासवर्ड सिस्टम स्ट्रॉन्ग ना रखा गया हो उसको बनाते हुए, या उसमें टाइमली अपडेशन की ऑप्शन ना रखी गई हो बनाते हुए, सिस्टम के डिज़ाइन में उसके कोड में एरर हो सकते हैं। नॉट इनफ बिल्ट इन कंट्रोल्स इन सिस्टम, ये बिल्ट इन कंट्रोल्स इन सॉफ्टवेयर है और ये बिल्ट इन कंट्रोल्स इन हार्डवेयर सिस्टम है। सिस्टम को डिज़ाइन इंप्लीमेंट करते हुए अगर उसमें इनफ कंट्रोल ना बिल्ड किए गए हो, तो इन सारी एग्जाम्पल से हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अगर आप अपने बिजनेस के लिए आईटी सिस्टम यूज़ करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ खतरात है, आपको उनसे भी आगाह रहना है। और अगर आप उनके साथ फेमिलियर हैं तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपको पता है कि ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकते हैं आईटी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो। कंट्रोल्स क्या होंगे? कंट्रोल्स का मतलब वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स जो कि आपको इन थ्रेट से प्रोटेक्ट करेगा, सिक्योर करेगा। चले आपका कॉमन सेंस का इम्तहान लेते हैं। आपके ख्याल में ये सारे कंट्रोल्स है जनरली, मतलब एक एक करके मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे कि इस थ्रेट के लिए क्या कंट्रोल है, इस थ्रेट के लिए क्या कंट्रोल है, जनरली आप क्या कंट्रोल्स इस्टेब्लिश करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जिनको ये सारे रिस्क का सामना है? एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे, करेक्ट। फिजिकल एक्सेस से रिस्ट्रिक्ट करेंगे रिसोर्सेज के, बिल्कुल ठीक है, स्ट्रॉन्ग, करेक्ट। बैकअप प्लानिंग करेंगे, क्लाउड बैकअप क्रिएट करेंगे, शाबाश, करेक्ट। फायर अलार्म यहाँ पे किस कंट्रोल के लिए? मतलब अच्छा वो जो था ये नेचुरल डिजास्टर के लिए, फ्लड वगैरह, फायर के लिए फायर अलार्म हो गए, बिल्कुल ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह भी इंस्टॉल करेंगे, करेक्ट। और एक्सपीरियंस स्टाफ जिसको पता हो कि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, पासवर्ड कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इजी टू रिमेंबर बट डिफिकल्ट टू गेस, ऐसा पासवर्ड होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं कि उसने हमें क्या कंट्रोल्स बताए हैं। कंट्रोल्स को वो क्लासिफाई कर रहा है जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन, दो तरह के कंट्रोल्स में। जनरल कंट्रोल ऐसे कंट्रोल्स होते हैं जो हमारे तकरीबन पूरे आईटी सिस्टम से रिलेट कर रहे होते हैं, और एप्लीकेशन कंट्रोल ऐसे कंट्रोल होते हैं जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन, जैसे सिर्फ फाइनेंस एप्लीकेशन, जैसे सिर्फ बजट से रिलेटेड एप्लीकेशन है। स्पेसिफिक एप्लीकेशन जैसे हो सकता है सिर्फ सेल से रिलेटेड एप्लीकेशन, पेरोल से रिलेटेड एप्लीकेशन, यानी स्पेसिफिक किसी फंक्शन से रिलेटेड कंट्रोल्स होंगे, वो एप्लीकेशन कंट्रोल होंगे। जो ओवरऑल तकरीबन सारे ही आईटी सिस्टम से रिलेट कर रहे होंगे वो जनरल कंट्रोल है। कह रहा है दीज रिलेट टू ऑल आईटी सिस्टम पर्टिकुलरली टू डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। एग्जांपल क्या है? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या करते हैं? हमारे जो हार्डवेयर, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम मैंने आपको बताया था उसमें तीन चीज़ें होती हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम में, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। तो डाटा और सॉफ्टवेयर हमारे इनटेंजिबल रिसोर्सेज हैं, एसेट्स हैं विद इन आईटी सिस्टम, और हार्डवेयर हमारे टेंजिबल रिसोर्सेज है। हमें टेंजिबल रिसोर्सेज को भी प्रोटेक्ट करना है, हमारा लैपटॉप कोई यूएसबी चोरी करके ना ले जाए। हमें अपने इनटेंजिबल रिसोर्सेज, हमारा डाटा, वो कोई हैक ना कर ले, चोरी ना कर ले। तो टेंजिबल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कंट्रोल्स पॉलिसीज होते हैं उन्हें कहते हैं फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, जो कि फिजिकली किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को हमारे टेंजिबल रिसोर्सेज के पास पहुंचने से रोकते हैं। और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स वो कंट्रोल्स होते हैं जो कि हमारे डाटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं प्रोवाइड करने देते किसी भी पर्सन को। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करेंगे, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल हमारे इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ आईटी स्टैंडर्ड की आईटी स्टैंडर्ड्स को अप्लाई कीजिए।
जितना ज़्यादा आप आईटी स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करेंगे उतना ही आपका सिस्टम मोर प्रोटेक्टेड होगा। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा ISO, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अगर फॉलो करें तो उतना ही आप अच्छे तरीके से बेहतर काम कर सकते हैं। जैसे अकाउंटिंग में आप सीखते हैं कि अकाउंटिंग में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है तो अगर IFRS को फॉलो करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी बनेगी, उनमें एरर्स कम होंगे या नहीं होंगे। उसी तरह IT से रिलेटेड भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। दुनिया में बहुत से प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनके इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं इस प्रोफेशन की जिनको फॉलो करना चाहिए। तो कह रहा है IT से रिलेटेड भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, आपको चाहिए कि उनको फॉलो करें। ख़ास तौर पे ऐसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर को, IT सिस्टम को डेवलप कैसे करना है, टेस्ट कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, इससे रिलेटेड हो, ठीक है। ये सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करें। कंट्रोल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे डेवलप करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। इनसे रिलेटेड कंट्रोल्स क्या होंगे, ट्रेनिंग करें, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करें, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अवेलेबल होनी चाहिए। ये विद इन IT सिस्टम इस तरह के कंट्रोल्स हैं। ये हो गया जनरल कंट्रोल। जनरल कंट्रोल किससे रिलेट करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर, किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर आपने एक्वायर करना है, आपने यूज करना है, आपने डेवलप करना है, उससे रिलेटेड कंट्रोल्स बिल्ड करने चाहिए, ठीक है। और वो कंट्रोल्स हमें कहां से पता चलेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, IT के, ठीक। एप्लीकेशन कंट्रोल्स कौन से होते हैं, ऐसे कंट्रोल जो कि स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में बिल्ड किए जाते हैं और ये यूनिक होते हैं, यानी स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर IT एप्लीकेशन से। जैसे डाटा वैलिडेशन कंट्रोल्स, डाटा वैलिडेशन कंट्रोल्स को इनपुट कंट्रोल्स भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आप में से जो स्टूडेंट ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो अंदाज़ा होगा ऑडिट के सब्जेक्ट में भी ये कंट्रोल्स उसने बताए हुए हैं, ठीक है। थोड़ा क्लासिफिकेशन का या डिस्कशन करने का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, यहाँ पे इतने ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं है जितनी कि वो ऑडिट वाले सब्जेक्ट में, या शायद इसके अलावा भी किसी और सब्जेक्ट में भी कंट्रोल्स सिखाता है। PRC में, कोई I2B में नहीं सिखाता है, कंट्रोल्स नहीं सिखाता, चलिए ठीक है, लेकिन ये कैफेड में सिखाता है कंट्रोल्स की टाइप्स वगैरह। अगर आपने वो टाइप्स पढ़ी हुई हैं किसी स्टूडेंट ने तो फिर ये उनके लिए सिर्फ एक सरसरी रीडिंग साबित होगी। हाँ, जहाँ पे कोई नया कंसेप्ट आएगा तो वो आपने उसको पिक कर लेना है। फिर हमें जनरल कंट्रोल्स की एग्जांपल बता रहा है, ऊपर उसने डेफिनेशन बताई, IT में पहले रिस्क बताए, क्या क्या रिस्क फेस करना पड़ते हैं, फिर कंट्रोल्स की 2 टाइप्स बताई, जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल। अभी ऊपर तो सिर्फ डेफिनेशन बताई है और जनरल उसने एग्जाम्पल दिया है, नीचे स्पेसिफिक एग्जाम्पल बता रहा है। जनरल कंट्रोल में कौन कौन सी एग्जाम्पल थी याद है, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। ज्यादा बात उसने इन्हीं की थी ना, नहीं यकीन, ये देख ले भैया, जनरल टाइप्स ऑफ कंट्रोल, जनरल कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, और फिर उसने कुछ जेनेरिक डिस्कशन की है। ज़्यादा फोकस इसका किसके ऊपर है, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या बताया था, क्या होते हैं, जो फिजिकल एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जांपल्स क्या है, लॉक ऑन डोर्स, बार्स ऑन विंडो, शटर प्रूफ ग्लास। शटर प्रूफ ग्लास क्या होते हैं, और थोड़ा भी मारे तो वो शीशा नहीं टूटता, थोड़ा टूट जाता है। लोकेट हार्डवेयर एट हायर फ्लोर्स, हार्डवेयर जो है वो हायर फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे कभी भी आपका लैपटॉप या IT इक्विपमेंट नहीं होना चाहिए। ये ना जिस दिन थोड़ी ज़्यादा बारिश आए तो पानी सारा ज़्यादा पानी आ जाए, ज़्यादा पानी आ जाए तो ज़्यादा नुकसान हो जाए। नेक्स्ट, स्मोक डिटेक्टर्स, फायर अलार्म। स्मोक डिटेक्टर्स वगैरह होने चाहिए ताकि अगर कहीं पे कोई सिगरेट पी रहा हो फौरन पता चल जाए यहाँ पे आग लगने का खतरा है और उसको पकड़ के हम बाहर निकाल रहे हैं। बैकअप पावर जनरेटर्स, बैकअप का इंतजाम होना चाहिए। रेगुलर फायर ड्रिल्स, फायर ड्रिल्स क्या होते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं कि अगर कभी आग लग जाए तो किस पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसने क्या करना है। हाँ जी, अब आग को कैसे बुझाना है। इंश्योरेंस एग्रीमेंट, अगर कभी आग लगती है, इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचता है तो इंश्योरेंस एग्रीमेंट के जरिए से हम वो कॉस्ट रिकवर करेंगे ताकि रिकवरी करने में आसानी हो, नया इक्विपमेंट बाय करने में आसानी हो। एग्रीमेंट विद थर्ड पार्टीज टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट इन डिजास्टर, डिजास्टर हो तो थर्ड पार्टीज के साथ एग्रीमेंट किया हो ताकि वो हमें उस वक्त में
सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। जैसे किसी कंप्यूटर कंपनी के साथ भी इवन एग्रीमेंट किया जा सकता है, ताकि अगर हमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान पहुंचा है, हम आर्जी तौर पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर ले, बदले में कुछ उनको हम पेमेंट कर रहे होंगे, या बदले में इसी तरह का एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स होंगी कि हम भी उनको इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर कमिट करते हैं, अपने रिसोर्सेज शेयर करेंगे। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, ये कौन से हैं? जो हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं, इनटेंजिबल रिसोर्सेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल पासवर्ड। ठीक है, आप अपने अकाउंट को, मोबाइल को, लैपटॉप को, आईटी में बेसिक कंट्रोल, 2 कंट्रोल सबसे बेसिक होते हैं आईटी में, एक बैकअप और एक पासवर्ड। जितना काम आपने किया है उसकी कोई सेकंड कॉपी किसी दूसरी जगह पे जरूर क्रिएट करनी चाहिए, कभी भी फाइल करप्ट हो सकती है। और दूसरा पासवर्ड, ताकि कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन आपके किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके। तो ये पासवर्ड है। बैकअप की बात उसने ऊपर कर दी थी? नहीं, बैकअप की बात किधर है? ऊपर की है कहीं पे बैकअप की बात? ये नहीं, ये तो पावर जनरेटर बैकअप है, ये डाटा बैकअप नहीं है। लॉजिकल यहाँ पे बैकअप होना चाहिए था। बहरहाल चले, पासवर्ड है। इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन किसे कहते हैं? डाटा अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों अनरीडेबल फॉर्म में इनक्रिप्ट करते हैं? क्योंकि किसी नेटवर्क पे ट्रैवल करना होता है उसने। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इन भाईजान को मैसेज करूंगा ना, तो ऐसा नहीं है कि मैसेज यहाँ से डायरेक्ट जंप लगा के इनके पास पहुंच जाएगा, नहीं, वो पहले नेटवर्क पे ट्रैवलिंग करेगा। वो पता नहीं दुनिया के किस किस मुल्क से ट्रैवल करके जो भी डाटा सेंटर होगा वहां से घूम फिर के फिर इनके पास पहुंचेगा। रिस्क ये होता है कि आपने जो भी किसी भी नेटवर्क के जरिए जब डाटा ट्रैवल करते हैं, हैकर उस डाटा को हैक कर सकते हैं। हैकर्स समटाइम ये करते हैं कि डाटा हैक करके ना उसको सिर्फ रीड करते हैं, यानी जेन्युइन डाटा को छेड़ेंगे नहीं, वो वैसे ही ट्रैवल करने देंगे, सिर्फ उसको पढ़ लेंगे कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, ये और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उस इंफॉर्मेशन को चेंज भी कर देते हैं, इंटरफेयर भी करते हैं, वो डिपेंड करता है। तो इनक्रिप्शन क्या करती है कि डाटा को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, कि अगर हैकर दरमियान में उस डाटा को एक्सेस कर भी ले ना, तो वो पढ़ नहीं पाएंगे जब तक कि उनके पास एक की नहीं होगी। वो की, वो पब्लिक की और प्राइवेट की होती है। पब्लिक की डाटा को इनक्रिप्ट करती है, प्राइवेट की डाटा को डिक्रिप्ट करती है। यह है इनक्रिप्शन। आप व्हाट्सएप तो यूज करते ही होंगे, उनमें अक्सर आपने पढ़ा होगा कि कन्वर्सेशन इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का मतलब क्या है? कभी आपने ये सोचने की कोशिश की या कभी सर्च किया हो कि हाँ जी, कि ये कम्युनिकेशन जब होती है इनक्रिप्टेड होती है। यही वजह है कि इवन गवर्नमेंट भी आपके मैसेजेस को इंटरसेप्ट नहीं कर सकती, व्हाट्सएप पे नहीं कर सकती। व्हाट्सएप गवर्नमेंट नहीं कर सकती, प्रोटेक्टर्स कर सकते हैं। आईएससी कर सकती है अब हर बार। नहीं। अच्छा, एक असूल याद रखिएगा, आईटी में पूरी जिंदगी के लिए एक असूल याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। चाहे वो वायरस हो चाहे एंटीवायरस हो, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। बेफिक्र हैं जरा, हफ्ता 10 दिन गुजरने दें। इनक्रिप्शन बाहर पता चल गया आपको, कम्युनिकेशन में सेंडर एंड, ये खास तौर पे अहम होता है। ये वैसे व्हाट्सएप में इतना अहम नहीं है, ये सबसे ज्यादा इनक्रिप्शन टेक्निक अहम होती है ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स में सबसे बड़ा रिस्क होता है जब आप ऑनलाइन बाइंग कर रहे होते हैं, आप अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं साइट के ऊपर, अगर डाटा इंक्रिप्टेड ना हो और हैकर आपके वो जो कार्ड के नंबर आपने डाला है, नाम डाला है, नंबर, एक्सपायरी डेट और वो कोड, तो वो हाँ जी, तो वो क्या कर सकता है हैकर? शॉपिंग कर सकता है और किसी दूसरे कंट्री में करेगा ताकि आपको पता भी ना चले किसने चोरी की है। तो इनक्रिप्शन जो है ये ज्यादा ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर अहम है, जिसमें जो वेबसाइट होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, उन्होंने वहां पे इनक्रिप्शन टेक्निक्स अप्लाई की होती हैं ताकि आपका जो डाटा जब आप एंटर करते हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में एंटर हो। अगर वेबसाइट से लेके वेंडर तक पहुंचने में को दरमियान में हैकर उसको एक्सेस कर भी ले, वो चूंकि इनक्रिप्टेड होगा डाटा, उसको डीकोड नहीं कर सकेगा क्या लिखा होगा। इनक्रिप्शन सबसे अहम, पासवर्ड भी अहम है। पासवर्ड को वैसे वो आगे डिटेल में भी डिस्कस करता है, हालांकि पासवर्ड से ज्यादा अहम कंट्रोल आजकल, पासवर्ड उस वक्त अहम होता था आज से कोई 15-20 साल पहले, अब तो ये बेसिक कंट्रोल बन के रह गया पासवर्ड।
इनक्रिप्शन पासवर्ड की वैसे आपको बेस्ट टेक्निक्स पता है क्या है? सबसे बड़ी टेक्निक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें। आपका कहीं पे कोई भी अकाउंट हो, गूगल पे हो, हॉटमेल पे हो, फेसबुक हो, कहीं पे भी अकाउंट हो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, किसी को आपका पासवर्ड पता चल भी जाए, लेकिन चूंकि मोबाइल की एक्सेस नहीं होती, तो आपने उसको अगर एक्सेस किया हुआ है तो अपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन किया हुआ है, तो वो ना होने के बराबर रिस्क है कि आपका अकाउंट हैक हो। हाँ नहीं, लेकिन ना होने के बराबर। और नहीं, लेकिन वो फिर बाद में रिकवर भी हो जाता है। कंट्रोल्स को एक थोड़ी है। फायरवॉल्स क्या होते हैं? इंटरनेट पे आपको डिफरेंट टाइप्स के हैकर से बचाने के लिए फायरवॉल्स क्रिएट किए जाते हैं। विंडोज़ में बिल्ट इन फायरवॉल भी होते हैं, आप डिफरेंट एंटीवायरस भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एंटीवायरस में फायरवॉल्स भी हैं। फायरवॉल क्या करते हैं? हमें इंटरनेट पे, यूँ समझ लीजिए हमारा जो सिस्टम है ना, जो इंटरनेट पे हम कम्युनिकेशन करें, उसके इर्द गिर्द एक आग का गोला बना देते हैं। बनता नहीं है, वैसे मिसाल दे रहा हूँ। फायरवॉल हैकर अटैक, जैसे जो हैकर करेगा उसका अटैक जल जाएगा, तो हमारे सिस्टम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। सिस्टम लॉग्स क्या है? आपके सिस्टम में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना। ऑडिट ट्रेल क्या है? कि वो जो रिकॉर्ड है वो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज मेंटेन करना, कि एक ट्रांजैक्शन से दूसरी ट्रांजैक्शन, दूसरी ट्रांजैक्शन से तीसरी ट्रांजैक्शन कैसे इंटरलिंक्ड होती है। ठीक है, ट्रेल बेसिकली ट्रांजैक्शन को सीक्वेंस में एनालाइज करना होता है। एंटीवायरस, ये तो आपको पता ही है, वायरसेस को किल करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये है हमारे जनरल कंट्रोल। फिर से बताइए, क्या आपको पता चल गया आईटी सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट कौन कौन से हैं? कौन कौन से थ्रेट्स हैं? ISO बोला, आई नहीं बोला, खुदा का खौफ। तो अच्छा, इसके बाद बताइए कंट्रोल्स की कितनी टाइप्स हैं? 2 कंट्रोल। कौन कौन सी? जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल कंट्रोल में बड़ी टाइप्स कौन सी है? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल की एग्जांपल क्या है? डोर, शटर प्रूफ ग्लास, और स्मोक डिटेक्टर, और फायर अलार्म। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल की क्या एग्जांपल है? पासवर्ड, इंक्रिप्शन, फायरवॉल, एंटीवायरस, लॉग्स, ऑडिट ट्रेल। अब चलते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्स की तरफ। एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या होते हैं? देखिए, दुनिया की कोई भी एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन, जनरल कंट्रोल वो होते हैं जो पूरे सिस्टम के लिए, जैसे आपकी जो विंडो से रिलेटेड, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, विंडो से रिलेटेड जो भी कंट्रोल्स है वो जनरल कंट्रोल आपके पूरे सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आपने जो इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं उनके अपने कंट्रोल्स भी होते हैं। वर्ड यूज कर रहे हैं, उसका अपना कंट्रोल्स भी है, ऑटो सेव फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसी तरह आपका मोबाइल है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने मोबाइल को प्रोटेक्ट, मोबाइल है ना, उसको अगर एक्सेस करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, एक पासवर्ड होता है उसको ओपन करने के लिए। ये कौन सा कंट्रोल है? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल या लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, क्योंकि आपके डाटा के ऊपर एक्सेस को रोकता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को। ये आपके ये भी एक पासवर्ड है, लेकिन बाज़ का ऐसा होता है किसी इंडिविजुअल एप्लीकेशन को आप ओपन करना चाहते हैं, वो इंडिविजुअल, जैसे व्हाट्सएप, ये भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। अब वो कंट्रोल जो एप्लीकेशन लेवल पे आपने अप्लाई किया ना, उसे एप्लीकेशन कंट्रोल कहते हैं, चाहे वो भी एक पासवर्ड ही क्यों ना हो, लेकिन उसका जो एक्टिविटी लेवल है वो चूंकि स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, स्पेसिफिक, उसे एप्लीकेशन कंट्रोल बोलते हैं। तो एप्लीकेशन कंट्रोल नॉर्मली जो एप्लीकेशन बिजनेस में होती है ना, ये तो आपकी कम्युनिकेशन या सोशल मीडिया की एप्लीकेशन है। जो नॉर्मली बिजनेस में एप्लीकेशंस होती हैं उनमें 3 एक्टिविटीज होती हैं, 3 बड़ी, 3 इनपुट, डाटा इनपुट होता है, डाटा प्रोसेस होता है, डाटा आउटपुट होता है, बड़े। इसके अलावा मास्टर फाइल, स्टैंडिंग डाटा भी होता है, लेकिन हम सिर्फ अपने सिलेबस की हद तक बात करते हैं। इनपुट वैलिडेशन कंट्रोल्स या डाटा वैलिडेशन कंट्रोल्स क्या इंश्योर करते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन में, जैसे वो सेल्स एप्लीकेशन है, आपने उसमें एप्लीकेशन में नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड और उनकी प्राइस एंटर की है, तो जो डाटा भी आपने इनपुट किया है वो वैलिड होना चाहिए। इनपुट वैलिडेशन कंट्रोल या डाटा वैलिडेशन कंट्रोल्स क्या इंश्योर करते हैं? किसी भी एप्लीकेशन में, चाहे वो सेल्स एप्लीकेशन हो, पेरोल एप्लीकेशन हो,
इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम हो, कोई भी है, उसमें जो डाटा इनपुट किया जा रहा है वो वैलिड हो। एप्लीकेशन कंट्रोल्स में असल में कंट्रोल्स हर लेवल पे होने चाहिए, इनपुट लेवल पे भी, प्रोसेसिंग लेवल पे भी, आउटपुट लेवल पे भी। मैं पहले देख लूं कि उसने हमें कितने कंट्रोल्स बताए हैं। वैलिडेशन कंट्रोल्स यानी इनपुट, बस ये इनपुट कंट्रोल ही बताया, ये तो गुड हो गया। ना प्रोसेसिंग कंट्रोल, ना आउटपुट कंट्रोल, ना मास्टर फाइल स्टैंडर्ड। ध्यान से पढ़िए, क्या क्या कह रहा है, डाटा वैलिडेशन कंट्रोल है चेक्स ऑन स्पेसिफिक फील्ड्स ऑफ इनपुट डाटा which ensure that correct data is entered into system. If an incorrect entry is made into system, it rejects entry and issues a data validation report. Data validation report भी कह सकते हैं इसको, exception report भी कह सकते हैं। कहना क्या चाह रहा है, देखिए कोई भी सिस्टम है ना, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स का डाटा इनपुट होता है। जैसे मैं अगर एक सेल इनवाइस, मैंने सेल की किसी कस्टमर को, सेल इनवाइस बना रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, कस्टमर का नाम लिखूंगा, डेट लिखूंगा, कस्टमर का ईमेल आईडी हो सकता है लिखूँ, कस्टमर का मोबाइल नंबर लिखूँ, इसके अलावा जो चीज़ें मैं सेल कर रहा हूँ उन चीज़ों की डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, क्वांटिटी, प्राइस, ये सारी चीज़ें लिखूंगा। क्या मैं इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ? बिल्कुल गलती। तो सिस्टम के अंदर कोई ऐसे कंट्रोल्स होने चाहिए कि अगर मैं गलती करूँ ना तो वो फ़ौरन उसको डिटेक्ट कर ले और मुझे बता दे कि आपने गलती की है। ये डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल हो सकते हैं। उसने डिटेल नहीं बताई, लेकिन मैं कुछ 2-3 एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1, प्रेजेंस चेक, के ये इंश्योर करना है कि डाटा किसी फील्ड में कोई ब्लैंक ना हो, ब्लैंक ना रहे। प्रेजेंस चेक किसको बोलते हैं? इस सब्जेक्ट में इसने से प्रेजेंस चेक का नाम दिया है, ऑडिट वाले सब्जेक्ट में उसने से कंप्लीटनेस का नाम दिया है, कि ये इंश्योर करना कि कोई भी फील्ड ब्लैंक ना रह जाए, हर फील्ड में डाटा प्रेजेंट हो, यानी हर खाना जो इनवाइस का है उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन। जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा फॉर्म के अंदर हर इंफॉर्मेशन फिल की जाए, इसे क्या कहेंगे? प्रेजेंस चेक। रेंज चेक क्या है? रेंज चेक ये बताता है कि किसी भी फील्ड के अंदर जो अमाउंट एंटर की जाए वो रीजनेबल रेंज की हो, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिसाइड किया जाता है कि किस एप्लीकेशन में रीजनेबल अमाउंट क्या होनी चाहिए। जैसे पेरोल एप्लीकेशन में आप एक रीजनेबल अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि सर हमारे वर्कर्स की जो कम से कम सैलरी 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 होती है, तो इसका मतलब है जो फील्ड में हमारे कैलकुलेटेड सैलरी होनी चाहिए वो इस रेंज के दरमियान में होनी चाहिए। अगर इस रेंज से हटके होगी तो फिर इसका मतलब प्रोबेबली कोई गलती है, सिस्टम उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस नहीं करता, फिर एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट कर देता है। क्लियर? तो ये क्या है? रेंज चेक। और एक है चेक डिजिट। चेक डिजिट नॉर्मली उन फील्ड पे अप्लाई किया जाता है जिनमें अमाउंट एंटर की जाती है, जैसे कस्टमर कोड। और जो ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली डील कर रही होती है एक दूसरे के साथ, उन्होंने एक दूसरे को कस्टमर कोड, सप्लायर कोड असाइन किए होते हैं। जैसे बैंक्स ने अपने कस्टमर को अकाउंट कोड असाइन किए होते हैं। तो आईटी में रिस्क ये होता है कि जब आप किसी एम्प्लॉय के अकाउंट में या किसी कस्टमर सप्लायर के अकाउंट में एंट्री करने जा रहे हैं तो शायद टाइपिंग एरर की वजह से अकाउंट ने जो नंबर है वो गलत इनपुट कर दे। चेक डिजिट ऐसा कंट्रोल है जो इस तरह की गलती को डिटेक्ट करता है। चेक डिजिट में क्या होता है, जो रीजनल कोड से ही एक एक्स्ट्रा कोड कैलकुलेट किया जाता है और रीजनल कोड के एंड पे ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, इसकी वर्किंग हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए वर्किंग में आपको नहीं समझा रहा कि चेक डिजिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन सिर्फ इतना ज़हन में रखें कि चेक डिजिट क्या काम करता है कि अगर टाइपिंग करते हुए कोई काउंट कोड गलत एंटर हो जाए वो उसे आइडेंटिफाई करता है। अच्छा, ये है डाटा वैलिडेशन कंट्रोल, लेकिन ये कुछ अजीबोगरीब सी एग्जांपल्स हैं जो ज़्यादा मेरे ख्याल में बेहतर कंट्रोल हो सकते थे, जो अमूमी तौर पे हम अप्लाई करते हैं। आपके साथ शेयर करता हूँ। एक कोड होता है नेम फील्ड है ना, आईटी के अंदर आप किसी भी फील्ड के अंदर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने गूगल शीट कभी मेंटेन की, तो गूगल अकाउंट तो आपका होगा ही, तो उसमें गूगल शीट्स में जाके देखिए, उसमें आपके पास ऑप्शन होती है। आपने अगर डाटाबेस मेंटेन करना है ना, तो किसी फील्ड के अंदर आप ये कमांड दे सकते हैं कि यहाँ पे नेम ऑफ, जैसे मैंने अपने क्लास के स्टूडेंट्स का डाटाबेस मेंटेन करना है, टेस्ट का रिजल्ट क्या है, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? नेम। नेम में मैं लिख दूंगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स आए, इसमें कोई नंबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसी स्टूडेंट के नाम में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अगर मैं गलती से वहाँ पे कोई अमाउंट एंटर करने लगूंगा, सिस्टम एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा, गूगल शीट एक्सेप्ट नहीं करती। इसी तरह उसके बाद अगर मैं उसका CRN एंटर करने लगूंगा, CRN वाली फील्ड में क्या कमांड लिखूंगा? हाँ, और सिर्फ 6 नंबर का और सिर्फ न्यूमेरिक कीज होंगी। ईमेल एड्रेस में मैं ये लिख दूंगा कि अगर इस फील्ड में @ साइन के अलावा
@ साइन ना हुआ, कुछ और चीज़ हुई तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना। इंश्योर करने के लिए कि सिर्फ ईमेल ही यहाँ पे अलाउ हो। मार्क्स होंगे तो मैं लिख दूंगा कि 10 नंबर का टेस्ट था, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 10 मार्क्स होने चाहिए। इससे ज़्यादा किसी स्टूडेंट के मार्क्स नहीं होने चाहिए। कहीं गलती से मैं 72 ना लिख दूँ, 72 मार्क्स। ये डिफरेंट टाइप से कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल उसने जो एग्जांपल हमें सिलेबस में बताई है, हम उसी एग्जांपल को लेके चल रहे। ये तीनों समझ आ गई आपको? प्रेजेंस चेक के साथ कंप्लीटनेस भी लिख लें, इसको कंप्लीटनेस चेक भी कहते हैं। ज़रा क्विकली हम रिव्यू कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा, स्टडी किया। हमने स्टडी किया आईटी के थ्रेट्स, रिस्क। हमने उसके बाद स्टडी किए कंट्रोल्स। आईटी के कंट्रोल्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल। यहाँ से आगे जो ऑडिट के स्टूडेंट हैं उनके लिए सिर्फ एक डिस्कशन ही है, उनके लिए तो रेपिटेशन ही है सारी। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने ऑडिट नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए हमने इसको डिस्कस किया मजीद कि जनरल कंट्रोल की आगे फर्दर कैटेगरी है, जिनमें ज़्यादा अहम कैटेगरीज कौन कौन सी है। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, उसकी एग्जांपल पढ़ी। और फिर एप्लीकेशन कंट्रोल में सिर्फ एक उसने टाइप ऑफ कंट्रोल बताया, इनपुट वैलिडेशन या डाटा वैलिडेशन कंट्रोल, जिसमें हमने कुछ मजीद 3 एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं। रेंज टेस्ट, उसके बाद प्रेजेंस चेक और चेक डिजिट। कुछ समझ आए? इन कंट्रोल्स का ऑब्जेक्टिव समझ आ गया आपको क्या है? नेक्स्ट, फर्दर डिस्कशन ऑन इंपॉर्टेंट थ्रेट्स एंड कंट्रोल। पासवर्ड कह रहा है, पासवर्ड के बारे में कुछ अच्छे असूल सुन लीजिए कि क्या है, प्रॉब्लम्स विद पासवर्ड क्या है और कंट्रोल सजेशन फॉर पासवर्ड क्या है। ये शायद आपको रियल लाइफ में भी काम आए, इनको अच्छे से समझिए। कह रहा है अमूमी तौर पे पासवर्ड में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग क्या गलत प्रैक्टिसेस करते हैं जिनकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। पहला, शेयरिंग पासवर्ड विद अदर्स, दूसरों के साथ पासवर्ड शेयर करते हैं कि कभी ज़रूरत पड़े तो एमरजेंसी सिचुएशन में मेरा अकाउंट आप ऑपरेट कर लेना। थोड़ी सी सहूलत के लिए अपना पासवर्ड शेयर कर लेते हैं, बहुत बड़ा रिस्क है कि अगर कभी मैं किसी वजह से ऑफिस लेट आ रहा हूँ तो मेरा जो भी काम करना है ये भाई काम करना है। ये गलत प्रैक्टिस है। पासवर्ड कभी भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपकी होती है, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। प्रिडिक्टेबल पासवर्ड, ऐसा पासवर्ड नहीं रखना जो कि प्रिडिक्टेबल हो। जैसे पासवर्ड रखा पासवर्ड @ 123 या पासवर्ड 123 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह के प्रिडिक्टेबल पासवर्ड होते हैं। राइटिंग पासवर्ड कॉपिंग ऑन सम एक्सेसिबल प्लेस, मैं पासवर्ड मुश्किल सा रखा लेकिन कहीं भूल ना जाए इसलिए लिख के उस पासवर्ड को दराज में रख दिया। वो सामने कंप्यूटर है, उधर दराज है, दराज खोला उधर पासवर्ड लिखा हुआ था। ऐसे पासवर्ड का कोई फायदा नहीं। आईटी का रूल होता है ताला और चाबी साथ साथ नहीं होने चाहिए। अगर लॉक लगाया कंप्यूटर पे तो जो उसकी चाबी है पासवर्ड वो साथ ही नहीं होनी चाहिए। ये ना एटीएम कार्ड रखा हुआ है और उसके पीछे ही उसका पिन कोड लिख दिया है ताकि आसानी रहे, भूल ना जाए। ताला चाबी साथ साथ। कीपिंग सेम पासवर्ड फॉर लॉन्ग टाइम, मैक्सिमम 72 डेज के बाद आईटी एक्सपर्ट रिकमेंड करते हैं कि आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए। कंट्रोल सजेशंस क्या है? गुड सजेशन, control session. Password must be easy to remember, difficult to guess. Password must not be predictable, that it should not mix, that should be mixture of letters, number and special characters. पहले ये रिकमेंडेड होता था, अब आप अगर अकाउंट वगैरह बनाते हैं तो ये रिक्वायर्ड है। बहुत से अकाउंट्स में रिक्वायर्ड होता है कि आपका पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कम से कम 8 कैरेक्टर्स हो और उसमें एक कैरेक्टर स्पेशल हो, एक नंबर हो, एक अपर, एक लोअर अल्फाबेट। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, अवेयरनेस टू सिक्योर पासवर्ड मस्ट बी डेवलप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज को ये बताना चाहिए कि आपने अपने पासवर्ड को प्रोटेक्टेड रखना है, शेयर नहीं करना किसी के साथ। इंक्रिप्शन क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया है। इंक्रिप्शन मीन्स कोडिंग ऑफ डाटा इनटू फॉर्म विच इज नॉट अंडरस्टैंडेबल फॉर ए कॉमन रीडर। ये हैकर से डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए इंक्रिप्ट किया जाता है और उस डाटा को इंक्रिप्ट किया जाता है जिसे आपने नेटवर्क पे एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है। अगर कोई डाटा आपने अपने पास ही अपने हार्डवेयर में सेव किया हुआ है वो इंक्रिप्ट नहीं किया जाता अमूमी तौर पे। डाटा इज इंक्रिप्टेड यूजिंग एन इंक्रिप्शन की इन दी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 2 कीज होती हैं। सॉफ्टवेयर जो डाटा को इंक्रिप्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज होते हैं और ये सॉफ्टवेयर 2 पॉइंट पे काम कर रहा होता है, एक यूजर सेंडर एंड पे, एक रिसीवर एंड पे।
सेंडर एंड पे एक की होती है जो डाटा को इनक्रिप्ट करती है, इसे पब्लिक की बोलते हैं। रिसीवर एंड पे भी एक की होती है जो डाटा को डीक्रिप्ट करती है, ये प्राइवेट की कहलाती है। अगर आपका डाटा किसी हैकर ने हैक कर भी लिया ना, तो वो आपको पता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में, अनरीडेबल फॉर्म, वो तब तक वो डाटा रीड नहीं कर सकता जब तक उसके पास डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की नहीं होगी, और प्राइवेट की सिर्फ और सिर्फ रिसीवर के पास होगी। इंक्रिप्शन इज पर्टिकुलरली यूज्ड इन ई कॉमर्स, वही बात कर रहा है, ई कॉमर्स में यूज होता है। वेयर कस्टमर शेयर बैंकिंग डिटेल्स वाइल मेकिंग पेमेंट, क्रेडिट कार्ड वगैरह के। फायरवॉल क्या है? ये ऐसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर, जो यूजर के कंप्यूटर और मॉडेम इनके दरमियान में काम कर रहे होते हैं। मॉडेम जाहिर है इंटरनेट के लिए यूज होता है। पर्पस ऑफ फायरवॉल क्या है कि अनऑथोराइज्ड एंट्री इनटू यूजर कंप्यूटर सिस्टम को डिटेक्ट करता है। इंटरनेट पे कोई भी हैकर अगर हमारे सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करता है, जो फर्स्ट डिफेंस होता है हमारा वो फायरवॉल होता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। फायरवॉल नेसेसरी है, क्यों नेसेसरी है? क्योंकि इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा है, ठीक है, और बहुत से सस्पिशियस मैसेजेस भी आ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बाज़ औक़ात के आप कोई हैकर के यहाँ कोई सस्पिशियस मैसेजेस ऐसे होते हैं जो जंक मैसेजेस होते हैं कि इनकम सपोर्ट टाइप के मैसेजेस कि इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करें ना, तो बेसिकली आपको अंदाज़ा भी नहीं होता, वो एक मलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं, वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं और वो फिर ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट करके डाटा आपका एक्सेस करके हैकर को शेयर करते हैं। लेकिन फायरवॉल्स वगैरह और इस तरह की जो दूसरी टेक्निक है वो ऑटोमेटिकली इन मैसेज को डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे वो देख रहे होते हैं अगर एक ही नेचर की ईमेल, एक ही कंटेंट के साथ ईमेल हज़ारों लोकेशन पे सर्कुलेट कर रही है, तो इसका मतलब है मोस्ट प्रोबेबली वो कोई ना कोई बिल्कुल स्कैम कर रहा है, वायरस है। तो फिर ये क्या करते हैं, फायरवॉल वगैरह और इस तरह के एंटीवायरस उस तरह की ईमेल्स को ऑटोमेटिकली जंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं और आपको मना करते हैं कि आपने इसको ओपन नहीं करना। अगर आप देखें आईटी में पहला रूल ये है कि आप इधर उधर की कोई भी जो वेबसाइट्स होती हैं ना, उनके ऊपर आपने ट्रैवलिंग नहीं करनी। वो खासतौर पे वेबसाइट आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जाहिर है इस एज में अमूमी तौर पे टाइम ज़्यादा होता है और बजट कम होते हैं हमारे, नेचुरल होता है, ये स्टूडेंट लाइफ में इसी तरह होता है सबके साथ। तो कोशिश ये होती है, जैसे फर्स्ट किया किसी दोस्त ने कहा यार कोई मूवी डाउनलोड करते हैं, तो बहुत सी साइट्स होती हैं, ऐसी साइट्स पे मूवी फ्री अवेलेबल होती हैं, लेकिन ऐसी ही साइट कॉमन वे होता है आपके कंप्यूटर प्रोग्राम को हैक करने के लिए। तो अव्वल तो कभी इन साइट्स को एक्सेस नहीं करना चाहिए। अगर इन केस फ़र्ज़ कीजिए आपने कभी करना भी है, तो कभी भी जो आपका मेन कंप्यूटर है वहाँ से एक्सेस ना करें इन साइट्स को। ऐसी मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करने के लिए इस तरह की साइट्स के लिए अलग से कोई छोटा सा कंप्यूटर रख लें, साइट वहाँ से डाउनलोड करें और फिर उसके बाद यूएसबी के ज़रिए से ट्रांसफ़र करके जिस डिवाइस में भी आपने देखना है। वरना एक दफ़ा वायरस आपके कंप्यूटर में आ गया, कुछ वायरस ऐसे होते हैं आप विंडो भी दोबारा इंस्टॉल कर लेना बार बार, वो नहीं जाते। हाँ जी, तो बेहतर ये वो तंग करते हैं, फिर वो प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाती है और वगैरह वगैरह वगैरह, सिर्फ किस लिए कि हमने वो 10, 15, 20 रुपये बचा लिए थे वो मूवी डाउनलोड करने के लिए। तो इस चीज़ों को अवॉइड करें। फायरवॉल कह रहा है ये बचाने का तरीकाकार है, लेकिन जाहिर है उस वक्त ये फायरवॉल वार्निंग दे रहे होते हैं, लेकिन हम जानबूझ के उनको स्किप कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो फायरवॉल कहता है ठीक है भाईजान आपकी मर्जी। फायरवॉल नेसेसरी बिकॉज यूजर हैव हाई फायरवॉल ब्लॉक्स एंड रिपोर्ट सस्पिशियस मैसेज टू यूजर। कंट्रोल ओवर वायरस, क्या कंट्रोल था, वायरस को कैसे कंट्रोल किया जाता है। पासवर्ड के बारे में उसने कोई सजेशन हमें बताई, कैसे सिक्योर। वायरस के बारे में सजेशन सुन लें। एंटीवायरस इंस्टॉल करें, विंडोज में तो बिल्ट इन एंटीवायरस होता है ना। हाँ वैसे वो अच्छा नॉर्मली अगर आप यूज़ करें ना कंप्यूटर का, तो उसके लिए विंडोज़ का एंटीवायरस ठीक रहता है। डिफेंडर शायद, पता नहीं क्या नाम है उसका, डिफेंडर ही उसका नाम है। हाँ अगर आपका बहुत ज़्यादा कोई हाईटेक यूज़ नहीं है तो वो सफिशिएंट होता है, वरना आप एंटीवायरस को बाय भी कर सकते हैं। इट डिटेक्ट्स वायरस रिपोर्ट्स देम, ठीक है एंटीवायरस। डू नॉट यूज फ्लॉपी डिस्क का सीडी, पुरानी बात होगी भाईजान, फ्लॉपी डिस्क सीडीज नहीं होती। डू नॉट विजिट सस्पिशियस साइट्स, डू नॉट ओपन, सबसे अहम इसको टिक लगाएं, सस्पिशन जी। फायरवॉल इंस्टॉल करें। कम्युनिकेट सस्पिशियस एक्टिविटीज टू कोलीग्स, अपने ऑफिस में दूसरे कोलीग्स हैं, अगर आप किसी सस्पिशियस एक्टिविटी का शिकार हो गए हैं दूसरों को भी बता दें कि इस तरह की ईमेल आए तो बारे मेहरबानी ओपन ना कीजिएगा। कंट्रोल ऑफ वायरस के ऊपर क्या कंट्रोल होने चाहिए, समझ आ गए।
मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। भाई देखें, पहले उसने देखे हमें बड़ी तरतीब से लेके चल रहा है। पहले उसने हमें बताया रिस्क या थ्रेट आईटी के, फिर हमें उसने बताया कंट्रोल्स। कंट्रोल्स क्या होने चाहिए, जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल्स। फिर उसने 2-3 कंट्रोल्स के बारे में हमें डिटेल में बताया, जैसे फायरवॉल के बारे में बताया, वायरस के बारे में बताया, एन्क्रिप्शन के, ये सारे कंट्रोल्स ही हैं, पासवर्ड ये कंट्रोल्स ही हैं। कुछ कंट्रोल्स के बारे में उसने हमें फर्दर गाइड किया। अब हमें कह रहा है कंट्रोल्स होना काफी नहीं, उनकी मॉनिटरिंग भी तो होनी चाहिए। बताइए कंट्रोल्स में और मॉनिटरिंग में क्या फर्क है भला? मॉनिटरिंग ये देखना कि कंट्रोल्स अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कह रहा है मैनेजमेंट को शुड मॉनिटर कंट्रोल्स। अमूमी तौर पे कंट्रोल्स अप्लाई करते हैं आईटी एक्सपर्टीज वाले लोग, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग कौन करते हैं? मैनेजमेंट, सीएफओ, सीईओ वगैरह। कह रहा है मैनेजमेंट शुड मॉनिटर कंट्रोल्स ऑन रूटीन बेसिस टू इंश्योर आईटी सिस्टम इज वर्किंग एप्रोप्रिएट। भाई आईटी डिपार्ट, अगर हमें आईटी सिस्टम के बारे में नहीं पता, आईटी के एक्सपर्ट नहीं है, तो क्या इसका ये मतलब है कि आईटी डिपार्टमेंट वाले जो मर्जी करते रहे, हम कुछ भी इंटरफेयर ना करें? नहीं, कुछ हमें मॉनिटरिंग तो कम से कम करनी चाहिए। उनकी टेक्निकल चीजों को हम वैल्यूएट नहीं कर सकते, लेकिन ये तो देख सकते हैं कि कंट्रोल्स बिल्ट इन हुए कि नहीं हुए। कह रहा है आईटी कंट्रोल्स ऑडिट, फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज्ड। आईटी कंट्रोल्स ऑडिट क्या, जिस तरह आपका फाइनेंशियल्स का ऑडिट होता है ना, कि जैसे कैश का लेन देन हो रहा है तो ऑडिट करवाया जाए, ट्रांजैक्शन ठीक है कि नहीं, अकाउंटिंग सिस्टम में ट्रांजैक्शन ठीक रिकॉर्ड हुई है कि जो स्टूडेंट ऑडिट के स्टूडेंट है गए फेड, उन्हें अंदाजा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी है कि नहीं, इसकी चेकिंग करवाई जाती है। तो उसी तरह कंपनी के अंदर आईटी कंट्रोल सही अप्लाई हुए हैं कि नहीं, क्या एक इंडिपेंडेंट आईटी टीम को इंगेज करके, या इन हाउस ही, आउटसोर्स भी कर सकते हैं, इन हाउस भी, एक इंडिपेंडेंट टीम क्रिएट करके जो आईटी की एक्सपर्ट होगी, उसे हम कह सकते हैं कि नहीं भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल चेक करो आईटी वाले, कि सही है कि कहीं गुंजाइश है इंप्रूवमेंट की। ये है आईटी कंट्रोल ऑडिट, कि ऑडिट किया जाए, फाइनेंशियल ऑडिट नहीं, आईटी कंट्रोल्स का, कि आईटी कंट्रोल्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रांग है कि वीक है। वो देखेंगे पासवर्ड कैसे सेट होता है, पासवर्ड का क्राइटेरिया क्या है, फायरवॉल है या नहीं है, ये ईमेल वगैरह एक्सेस करने की इजाज़त है, नेटवर्क के ऊपर कौन कौन सी साइट्स ब्लॉक किया गया, सस्पिशियस साइट्स को उनके नहीं किया गया। बाज़ औक़ात आप ऐसे देखते होंगे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाए ना, या यहाँ पे भी हमारे कॉलेज में भी कुछ साइट्स को उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है कि स्टूडेंट्स और इवन स्टाफ भी, इवन हम भी नहीं एक्सेस कर सकते, क्योंकि वो ऐसी साइट्स है अगर एक्सेस एक यूज़र ने भी गलत साइट को एक्सेस किया ना, तो चूँकि यूज़र सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है, एक भी इन्फेक्टेड हो गया, वहाँ से वायरस पूरे नेटवर्क पे और सारे इफेक्टेड हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने सबके लिए ब्लॉक किया होता है उसको। एक्सेप्शन रिपोर्टिंग क्या है? ये भी एक मॉनिटरिंग कंट्रोल, कि जहां कहीं कंट्रोल्स वायलेट हो रहा है, एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट होती है। एक्सेप्शन रिपोर्ट वार्निंग होती है कि कोशिश हो रही है। ये गुड थिंग भी है, गुड थिंग भी है। क्या ये हमें बताती है कि कंट्रोल्स, हमारा सिस्टम सही काम कर रहा है, अटेम्प्ट हुई और उसने रोक ली। लेकिन ये एक तरह से वार्निंग भी है कि जो हमें बताती है अटेम्प्ट हो रही है कंट्रोल्स को बाईपास करने की। इसीलिए एक्सेप्शन रिपोर्ट्स जितनी भी होती है, इनके ऊपर एक्शन की ज़रूरत होती है। अगर हमें बार बार पता चले कि कोई पर्सन हैकर हमारे अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, क्या करना चाहिए? फौरन उसको पासवर्ड चेंज करना चाहिए। हाँ जी, कभी कभार ईमेल वगैरह आती रहती है, हमें भी आती है कि कोई एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो हम टीचर्स हैं, हमारी कोशिश अच्छा सेशन एंड पे देखेंगे, इस तरह के सारे काम जो करने होते हैं ना सेशन एंड पे देखेंगे। लेकिन एक दफ़ा 4-5 इकट्ठी, मतलब एक दिन में ईमेल आना शुरू हो गई, मुझे अंदाज़ा हो गया कोई बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ मेरा अकाउंट हैक करने की कोशिश। मैं कहा सारे काम छोड़ो, पहले ये काम करो। 2-3 तरीकों से मैंने इसको फिर सिक्योर किया। ये था सितंबर 23। हाँ जी, एक्शन बाय, अच्छा भाई आईटी कंट्रोल ऑडिट समझ आ गया, एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, फिर एक्शंस बाय मैनेजमेंट। यानी ये जो आईटी कंट्रोल टीम, ये आईटी ऑडिट करने वाली टीम है, ये जब ऑडिट करेगी उसके बाद अपनी सजेशन ला के मैनेजमेंट के सामने रखेगी, तो मैनेजमेंट को उसे इग्नोर कर देना चाहिए। ऐसा है, ये फर्स्ट स्टेप, ये इनका जो भी आउटकम है उसके ऊपर मैनेजमेंट को एक्शन लेना चाहिए, एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए इनकी रिकमेंडेशन के ऊपर। या अगर कोई एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट हुई है, फौरी एक्शन लेना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए कि भैया एक्शन तब लेंगे जब हैकर आके हैक कर चुका होगा, उस वक्त एक्शन आपने नहीं लेना। फिर जो एक्शन लेना वो हैकर नहीं लेना है।
आपने कब एक्शन लेना है? पहले पहले। कॉबिट इम्प्लीमेंटेशन। कॉबिट एक फ्रेमवर्क है, आईटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ठीक है। आईटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क विच हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू, जो हमें ये गाइड करता है कि आप आईटी रिसोर्सेज को किस तरीके से इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। ये भी समझते हैं आईटी स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेटेड एक फ्रेमवर्क है। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया आईटी से रिलेटेड? थ्रेट, कंट्रोल्स, जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल कंट्रोल की एग्जांपल कौन सी थी? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, और एप्लीकेशन कंट्रोल की इनपुट वैलिडेशन कंट्रोल सिर्फ बताया। और फिर उसने कुछ कंट्रोल्स की फर्दर एक्सप्लेनेशन हमें साथ डिस्कशन की डिटेल। वो कौन कौन से कंट्रोल्स थे? पासवर्ड, फायरवॉल, एनक्रिप्शन, वायरसेस। और फिर उसने हमें बताया कि मैनेजमेंट मॉनिटरिंग, कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग किस तरीके से हो सकती है, कैसे हो सकती है कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग? आईटी कंट्रोल ऑडिट, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, एक्शन बाय मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट इंप्लीमेंटेशन। कुछ समझ आया? अच्छा, वैसे आईटी में कुछ भी समझ आ जाए ना तो वो बहुत है। यानी अगर हेडिंग्स भी आपको याद हो गई ना, नहीं बहुत नहीं, पढ़ना भी है, समय सारा ले, याद सिर्फ हेडिंग भी कर ले तो इंशाल्लाह काम चल जाएगा। लेकिन कुछ आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर अब आपसे पूछ रहे गुड पासवर्ड की टेक्निक्स क्या हैं, बता सकते हैं? इनक्रिप्शन में पब्लिक की क्या होती है, प्राइवेट की क्या होती है? इनक्रिप्ट करने के लिए कौन सी की यूज होती है, पब्लिक या प्राइवेट? दोनों नहीं यूज होती। हाँ जी, चलिए आखिरी क्लास कब होगी? आखिरी क्लास हमारी 2 या 3 दिन बाद होगी, जुम्मे या हफ्ते को। सर उस दिन कुछ खाने के लिए, उस दिन कुछ खाने के लिए है मेरा बच्चा। चलिए ठीक है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन कोई नहीं है कोई। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।